Morning all of you. Today we will be discussing about branch chain amino acids. इसका जो है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेपल सिरप यूरिन डिजीज. एज सच बहुत ही रेयर केस में मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड पूछा जाता है. ठीक है. द इम्पोर्टेंस इज मेपल सिरप यूरिन डिजीज. So branch chain amino acids are both glucogenic as well as ketogenic. So इसमें आते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वेलिन. So these are essential amino acids. वेलिन जो होता है that is purely glucogenic amino acid, while leucine is a purely ketogenic amino acid. Isoleucine is both glucogenic as well as ketogenic. एंड जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, इन केस ऑफ स्टारवेशन जो हमारा ब्रेन है, द ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन. वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन. ल्यूसीन जो है वो आपकी प्योरली कीटोजेनिक है. ठीक है. सो अगेन क्योंकि जनरल मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, तो इसके मेटाबॉलिज्म में फर्स्टली ट्रांसएमिनेशन होगा कंपाउंड का, then oxidative decarboxylation and then dehydrogenation. So transamination से क्या होगा, अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होगा, कीटो एसिड में. देन जो आपका मेपल सिरप डिजीज है, यूरिन डिजीज, उसमें क्या होता है, जो आपका रेगुलेटरी एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है, जो कि होता है आपका अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज. ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, जैसे कि आपका पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, क्योंकि उसमें 5 कोएंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि टीपीपी, लाइपो, अमाइड, एफएडी, कोएंजाइम ए एंड एनएडी. तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है. ठीक है. तो यदि कॉम्प्लेक्स एंजाइम का एग्जांपल पूछें तो दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज. एंड ये आपका रेगुलेटरी एंजाइम्स है. जब अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कीटो एसिड पर एक्ट करेगा तो थायोएस्ट्रेज बनेंगे ऑफ रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड. देन फिर आपका डिहाइड्रोजिनेशन होगा एंड आपके डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट होंगे एंड देन फिर अलग अलग अमीनो एसिड की अलग अलग साइकिल कैरी फॉरवर्ड होगी. ठीक है. वेलिन का एंड प्रोडक्ट होगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉइल कोएंजाइम है विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ फॉर ग्लूकोज. आइसोल्यूसीन का होगा आपका प्रोपेनॉइल एंड एसिटाइल कोएंजाइम. देन ल्यूसीन का होगा एसिटाइल कोएंजाइम एंड एसिटोएसिटेट. दीज आर यूज इन द फैटी एसिड सिंथेसिस. तो ये आपकी रिएक्शन है इंडिविजुअल की, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन की. फर्स्ट ट्रांसएमिनेशन होके आपका बनेगा अल्फा कीटो आइसोवेरिक एसिड. ल्यूसीन से बनेगा आपका अल्फा कीटो आइसो कैप्रोइक एसिड एंड आइसोल्यूसीन से बनेगा आपका अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वेलिक एसिड. देन डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो आपका आइसोब्यूटेराइल कोएंजाइम है, आइसोवेराइल कोएंजाइम है, अल्फा मिथाइल ब्यूटेराइल कोएंजाइम है. देन फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगा. ज्यादा बात करनी है तो आप बाहर जाके बात कर लीजिए. ठीक है. प्लीज साइलेंट योर मोबाइल फोन. देन एफएडी डिपेंडेंट डिहाइड्रोजिनेज में आपका बनेगा मिथाइल एकाइल कोएंजाइम में, बीटा मिथाइल क्रोटोनाइल कोएंजाइम में एंड टिगाइल कोएंजाइम में. देन इंडिविजुअल रिएक्शन से वेलिन में क्या हाइड्रोजन ऐड होके बीटा हाइड्रोक्सिल आइसोब्यूटाइड बनेगा, इसमें बीटा मिथाइल ग्लूकेनॉइल कोएंजाइम में बनेगा. देन बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइल कोएंजाइम में बनेगा. फिर इंडिविजुअल रिएक्शन होगी. देन उसमें NADPH डिहाइड्रोजिनेज से बनेगा मिनेनाइल कोएंजाइम में, ल्यूसीन से बनेगा आपका HMG कोएंजाइम में एंड आइसोल्यूसीन से बनेगा अल्फा मिथाइल एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में. देन फिर इससे स्यूसिनाइल कोएंजाइम में, इससे एसिटोएसिटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम में एंड दिस इज से एसिटाइल कोएंजाइम और प्रोपेनॉइल कोएंजाइम. ठीक है. तो ये आपकी रिएक्शन है. फर्स्ट आपका ट्रांसएमिनेशन होगा, देन अल्फा कीटो. तुम दोनों की लास्ट वार्निंग है, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी. कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा है तो बाहर जाके बात कर लीजिए.
अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देन फिर उसके बाद एकाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे FAD यूज हो रहा है। देन आपकी इंडिविजुअल रिएक्शन होके ग्लूकोज बन जाएगा, फैट एंड ग्लूकोज एंड फैट। यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपके पास दो ऑप्शन है तो प्योरली ग्लूकोकीटोजेनिक जो होता है वो आपका ल्यूसीन ही होता है, ठीक है, क्योंकि एम्स में और PGI यदि जिसका लेवल है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 1% ही है जो PGI क्रैक कर पाएंगे यहाँ से, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं PGI और एम्स में, जिसमें सिर्फ एक नहीं आंसर होता, 2 से 1 से ज्यादा आंसर होते हैं। तो यदि प्योरली पूछा जाए तो फर्स्ट आंसर आपका ल्यूसीन ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देन मेपल सिरप यूरिन डिजीज में क्या होता है, दिस इज अ ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया, क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो कीटोन्यूरिया की कंडीशन है, जिसमें एंजाइम डेफिशिएंट कौन सा होता है, डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि डिफेक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, तो अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है। क्यों इसे मेपल सिरप, क्योंकि यूरिन, क्योंकि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड सिक्रीट आउट हो रहे हैं तो वो स्मेल देते हैं जैसे कि बर्न शुगर एंड मेपल यूरिन की तरह, मेपल शुगर की तरह, इसलिए इसे हम मेपल सिरप यूरिन डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सिंस चाइल्डहुड प्रेजेंट होता है, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में प्रेजेंट हो जाएगा। इसमें बेबी को कन्वल्शंस होंगे, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगी, वॉमिटिंग होगी, एसिडोसिस की कंडीशन होगी एंड कोमा एंड द फर्स्ट लाइफ ऑफ डेथ, क्योंकि प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपके ब्रांच चेन कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा, देन रोथरास टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि कीटोन बॉडीज है, ठीक है। देन हम एंजाइम को एस्टिमेट करेंगे कितना % आपका एंजाइम डेफिशिएंट है। देन ट्रीटमेंट में हम, क्योंकि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड डाइट डिक्रीज करेंगे। देन जो माइल्ड केस होते हैं उसमें इंटरमिटेंट एपिसोड आते हैं कीटोन्यूरिया के। देन हम थियामीन देंगे पेशेंट को ज्यादा, क्योंकि जो कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज है उसको डीकार्बोक्सिलेशन के लिए थियामीन रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि थियामीन एज अ को फैक्टर रिक्वायर्ड है तो उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प होगा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का, इसलिए हम हाई डोज ऑफ थियामीन दे रहे हैं। देन यदि ल्यूसीन का प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें FAD डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ल्यूसीन का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है, जिसमें सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होगा एंड यूरिन में एक ऑफेंसिव ऑर्डर प्रेजेंट होगी। देन आर्जिनिन, इस इज अ, आर्जिनिन कौन सा अमाइनो एसिड है, सेमी एसेंशियल तो है। यदि क्लासिफिकेशन करते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, इट्स अ बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है, तो इसमें ग्वानिडीन रिंग प्रेजेंट होती है एंड ये सेमी एसेंशियल है। क्योंकि सेमी एसेंशियल क्यों है, क्योंकि दूसरे अमाइनो एसिड से फॉर्म हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेमी एसेंशियल। जो सेमी एसेंशियल में आपका आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आते हैं एंड ये प्योरली ग्लूकोजेनिक है। अब कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करता है, यूरिया साइकिल से आर्जिनिन से आपका बनता है यूरिया एंड ऑर्निथिडीन। देन आर्जिनिन ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करके क्रिएटिन का फॉर्मेशन करता है मसल में, फिर इस क्रिएटिनिन को क्रिएटिनिन काइनेज से आपका बनता है क्रिएटिनिन, विच इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द लिवर। और क्रिएटिनिन एस्टिमेशन हम किडनी फंक्शन टेस्ट को मेजर करने के लिए करते हैं। और जो क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम होता है, दैट इज अ मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसे हम CK भी कहते हैं, ठीक है। देन क्रिएटिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता है, जो कि बेसिकली वेसोडायलेटर होता है हमारी बॉडी में, इसका वेरियस वर्क होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली आर्जिनिन से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। तो ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है आर्जिनिन का। अब नाइट्रिक ऑक्साइड पे आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, सो इट्स अ वेसोडायलेटर एंड जो आपका ड्रग होती है नाइट्रोग्लिसरीन, ये आपकी वेसल्स को डायलेट कर देती है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो आर्टीरियल डायलेशन के लिए एक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है जिसे बोलते हैं ED, एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वैसे एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो हमारी
आर्टीरियल डायलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आर्जिनिन से आपका क्या बनता है, सिट्रुलिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये फ्री रेडिकल की तरह होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका सेल डैमेज, यदि ओवर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो ये आपका सेल डैमेज भी कर सकता है। देन जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये किसमें फॉर्म हो जाएगा, नाइट्राइट। यदि नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे ही रहेगा तो ये फ्री रेडिकल रहेगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड ये आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नाइट्रेट बना लेता है एंड इजिली आपकी बॉडी में रिलीज हो जाता है। अब यदि ये एक्सपोज ही रहेगा नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये क्या करा देगा, सुपर ऑक्साइड बना देगा, जो कि फ्री रेडिकल्स है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारे हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होंगे, जो आपका लिपिड पर ऑक्सीडेशन कराएंगे एंड सेल इंजरी कराएंगे। ठीक है, देन इसके आज 3 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है न्यूरल, एक होता है मैक्रोफेजियल। ठीक है, तो न्यूरल मीन्स एज द नेम सजेस्ट न्यूरल, तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली सेरिबेलम एंड जीआईटी में प्रेजेंट होगा। मैक्रोफेजियल है तो आपका इसको डिनोट करते हैं आई से, क्योंकि इंड्यूसिबल होता है, जो कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट होता है। एंड ये इंड्यूस करता है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो है वो आपकी कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में रिलीज होते हैं। जो फर्स्टली इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस रिलीज होते हैं वो होता है IL-6 एंड TNF। IL-6 मीन्स इंटरल्यूकिन 1, IL-6 भी रिलीज होता है और इसमें बेसिकली इंटरल्यूकिन 1 होता है। तो बहुत सारे इंटरल्यूकिन हमारे बॉडी में होते हैं एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स। अब एंडोथीलियल है तो ये आपकी एंडोथीलियल सेल्स प्लेटलेट एंड कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होगा, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम में, एंड ये आर्टीरियल रिलैक्सेशन करेगा। अब ये कैसे एक्ट करता है, ये ग्वाडीन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण साइक्लिक एमपी एक्टिवेट होगा, जिसके कारण प्रोटीन काइनेज होगा और वो मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। दैट्स व्हाई नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वेसोडाइलेटर। देन ब्लड वेसल्स में ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। सो ये सारी ब्लड वेसल्स को, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करेगा। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जब वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यदि नाइट्रिक ऑक्साइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रॉपर डायलेट्रेशन नहीं होगा वेसल्स का, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और यदि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगा तो रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन हो जाएगी। एंड ये आपकी सेप्टिसिमिक शॉक में भी दिखता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड का। देन ये आपकी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। देन मैक्रोफेजेस में ये क्या करता है, ये आपके इंटरल्यूकिन सिक्रीट करके आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये जो हमारे सारे कीमोकाइंस होते हैं जिसमें इंटरल्यूकिन आते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन करते हैं। इनको टर्म्स बोलते हैं कीमोकाइंस। इंटरल्यूकिन एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स, आपके ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। देन प्लेटलेट में क्या करता है, अडेक्शन को रोकता है, तो ये प्लेटलेट क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। इंटेस्टाइनल में ये नॉन एड्रेनर्जिक नॉन क्लोरिनर्जिक होगा, तो ये मसल्स को रिलैक्स करेगा एंड स्पिंटर को रिलैक्स करेगा। देन इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं अपन इन द मेडिकल टर्म ऑफ MI। ठीक है, जब आपका हार्ट मसल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करी तो हम उस केस में नाइट्रोक्यूसाइड देते हैं, जिसके अंदर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि डायलेट कर देता है आपकी कोरोनरी आर्टरीज को। सो दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाय द हार्ट फेलियर। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन मीन्स आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर उसका इंक्रीज हो गया, तो ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसके कारण आपका जो प्रेशर है पल्मोनरी वेसल्स का वो डिक्रीज हो जाएगा। बट ये आपका सिस्टमिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हम देते हैं इन केस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन और
हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा में। देन इसका फंक्शन, ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, एंड इट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया थ्रू द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होते हैं, दीज आर अ टाइप्स ऑफ WBC, जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए यूज होते हैं। WBC के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा। देन पॉलीअमीन्स क्या होते हैं? पॉलीअमीन्स जो होते हैं प्यूट्रिसाइड्स, स्पर्मिसाइड्स एंड स्पर्मेडीन होते हैं। ये ऑर्निथीन से सिंथेसाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ मीथियोनीन। ठीक है, अब आपकी ड्रग होती है DFMLO। ये हमने सुसाइडल इनहिबिशन पढ़ा था। क्या होता है सुसाइडल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम? सुसाइडल इनहिबिशन ऑफ एंजाइम में ये होता है कि आपका जो एंजाइम है, जो आपका ये जो इनहिबिटर्स है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो एंजाइम को, उसके पाथवे को इनहिबिट कर देता है। दैट्स अ सुसाइडल इनहिबिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल अपने दो और है, एक तो DFMO है और दूसरा है एक आपका एस्पिरिन एंड एलोप्रिनॉल। ठीक है, एस्पिरिन आपकी एज अ एंसिड्स है और एलोप्रिनॉल हम किस में देते हैं? गाउट में। वो ज़ेंथिक ऑक्साइडाइज को इनहिबिट करती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बना लेती है। ठीक है, अब ये DFMO जो है ये हम किस में यूज देते हैं? ट्राइपोसोमोनास इन्फेक्शन, जिसको काला आजार भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये इनहिबिट कर देती है ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज को। ठीक है, अब जब प्रॉपर्ली पॉलीअमीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो पैरासाइट जो है वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पॉलीअमीन्स जो होती हैं, इसका क्या काम होता है? इसका मेटाबॉलिज्म है, मीथोनिन से बनेगा सैम, सैम से बनेगा DM, एंड देन अमीनो प्रोपनेट एंड मिथाइल थायोएडिनोसिन, देन ओमिथीन, प्यूटिसाइड, स्पर्मिडीन एंड स्पर्मीन। अब ये जो आपकी पॉलीअमीन होती है, ये आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। इट्स हेल्प इन द सेल proliferation, DNA सिंथेसिस एंड RNA सिंथेसिस। और इसकी कंसंट्रेशन पॉलीअमीन्स की कैंसर की कंडीशन में इंक्रीज हो जाती है। ये एज अ ग्रोथ फैक्टर हमारी बॉडी में वर्क करती है। सो DFMLO जो है बैक्टीरिया के अंदर पॉलीअमीन का सिंथेसिस रोक देता है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, इन द केस ऑफ ट्राइपोसोमोनास। अब बायोलॉजिकल अमीन्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन होके एक बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स बनता है, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल अमीन। जैसे कि आपका सेरीन से बनेगा आपका कोलिन, टायरोसिन से बनेगा आपका टायरामीन, डोपा से बनेगा आपका डोपामीन, ट्रिप्टोफेन से आपका ट्रिप्टामीन, देन अगेन 5 हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टोमेन से आपका सेरोटोनिन, हिस्टाडीन से आपका हिस्टामीन, ऑर्निथिन से आपका प्यूटिसाइड, लाइनसीन से आपका कैडिवरिन एंड सिस्टीन से आपका टॉरिन। तो दीज आर बायोलॉजिकल एक्टिव अमीन। अब इस तरीके से आपका ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड वर्क करते हैं इन द TCA साइकिल। TCA साइकिल आपकी सेकेंडरी स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है। प्राइमरी हो गया आपका जनरल मेटाबॉलिज्म, देन उससे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो फाइनली TCA साइकिल में आएंगे, देन फिर उस TCA साइकिल से जो ATP प्रोड्यूस होंगे वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के थ्रू एंड ETC मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फाइनली आपका एनर्जी एंड ATP प्रोड्यूस करेंगे। सो आपकी जो TCA साइकिल है दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो सारे जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है वो पायरुवेट बना रहे हैं, देन फिर आपका ऑक्सैलो एसीटेट, इस तरीके से ये आपकी TCA साइकिल में इन्वॉल्व होके इस तरीके से आपका ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड वर्क करते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं एम्फिबोलिक नेचर ऑफ TCA साइकिल, कि उसमें कुछ कंपाउंड से TCA साइकिल के प्रोडक्ट्स बनते हैं और TCA साइकिल से दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अल्फा क्यूटाग्लूटारेट से ग्लूटामेट बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये दैट इज अ एम्फिबोलिक नेचर ऑफ TCA साइकिल के इनफ्लक्स ऑफ द कंपाउंड्स एंड इफ्लक्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब ये हमारा अमाइनो एसिड यूरिया है, मींस कौन कौन से अमाइनो एसिड के डिफेक्ट होते हैं इन जनरल। फर्स्ट है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइलएलानाइन हाइड्रोलेज। देन
हाइपर ट्राइरोसिनीमिया 1 जो कि फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज के कारण होता है. एल्केप्टोन्यूरिया दैट इज ड्यू टू द होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज. Then homocystinuria 1 which is due to the cystathione beta synthase. Homocystinuria 2 because of methyl transferase. Homocystinuria 3 because of methionine tetrahydrofluoric acid reductase. Then histamidine due to the histidinase. Then maple syrup urine disease because of the branch chain amino acid decarboxylase की एंजाइम डेफिशिएंट होता है. मिथाइल मेनोनिक एसिड यूरिया मिथाइल मेनोनाइल कोएंजाइम में म्यूटेज की डेफिशिएंसी. सिस्टाथायोन यूरिया सिस्टाथायोनेज की डेफिशिएंसी. हाइपरप्रोलिनीमिया प्रोलीन डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी. देन सिट्रुलिनीमिया आर्जिनोफ्यूसिनेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी. आर्जिनेजिमिया दीज आर द डिफेक्ट ऑफ यूरिया साइकिल. यदि आपसे यूरिया साइकिल पूछी जाएगी तो आपको उसका डिफेक्ट भी बताना है. ठीक है. Then due to the deficiency of arginase. Then hyperornithinemia because of the deficiency of ornithine decarboxylase. आप लोगों के पिछले सीनियर्स के एग्जाम में आया था एक्वायर्ड हाइपर अमोनिया. ठीक है. अमोनिया किसके कारण होता है? अमोनिया का लेवल इंक्रीज जो होता है वो किसके कारण होगा? यदि यूरिया साइकिल की डिफेक्ट होगा, क्योंकि अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में. यदि प्रॉपरली यूरिया नहीं होगा तो हाइपर अमोनिया जो है वो यूरिया साइकिल. पर यदि आपसे प्राइमरी के अलावा एक्वायर्ड पूछा जाएगा तो आप अदर फैक्टर्स बताओगे अपार्ट फ्रॉम द यूरिया साइकिल. ठीक है. तो शायद या तो आपके सीनियर्स के में आया था, नहीं तो RUHS में आया था जिसमें एक्वायर्ड हाइपर अमोनिया पूछा था. तो सब बच्चों ने यूरिया साइकिल वाला बताया था. तो यदि आपका एक्वायर्ड हाइपर अमोनिया आया है तो आप अदर कॉजेज ऑफ सिक्रीशन ऑफ अमोनिया बताओगे अपार्ट फ्रॉम द यूरिया साइकिल. ठीक है. तो हाइपर ऑर्निथिनीमिया में ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज होता है. देन ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी CPC कार्बोमाइल फॉस्फेटेज 1 जो है दैट इज इन द यूरिया साइकिल. आपका CPS जो है वो दो एंजाइम्स होते हैं. CPS जो है 1 तो आपकी यूरिया साइकिल में होता है, सेकेंड जो है आपका न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है. ठीक है. देन आर्जिनोफ्यूसिनिक एसिड यूरिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनोफ्यूसिनेट लाइज. दैट्स इट. तो जो आपके इनबॉर्न एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है ये आपके ऑस्पीज में पूछे जा सकते हैं एंड ये शॉर्ट नोट्स में भी आपके आ सकते हैं.